नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 12th क्लास में हम लोग सेकंड बुक पढ़ रहे हैं पीयूष प्रभा, और उसके 2 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिसमें पहला जो चैप्टर था उसने कहा था कहानी, हमने बहुत मज़े से पढ़ी है, और दूसरा चैप्टर था गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, वो भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है। अगर आप लोगों ने वो पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको समय पर अच्छे से चीज़ें समझ में आ सकें। और आगे का ये जो चैप्टर है तीसरा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। हम लोग आज की क्लास शुरू करें उससे पहले निवेदन सिर्फ इतना सा है बच्चों कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। साथ ही एक निवेदन और है कि आप वीडियो पूरा ध्यान से सुने, पूरा ध्यान से देखें, तभी आप लोगों को ये क्लास समझ में आएगी। क्योंकि बच्चों ऑनलाइन क्लासें जो चल रही हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप लोग कॉन्सेंट्रेट होकर के ध्यान से क्लास को अगर सुनेंगे तो ही आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो चलिए चलते हैं। अगला जो 3rd चैप्टर है, तीसरा पार्ट है बच्चों, आज हम लोग तीसरा पार्ट पढ़ रहे हैं गोरा। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? गोरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये क्या है? एक रेखा चित्र है। ये क्या चीज़ है? एक रेखा चित्र है। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये महादेवी वर्मा। किसके द्वारा लिखा गया है? महादेवी वर्मा के द्वारा ये लिखा गया है। गोरा चैप्टर आपने इसको 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। बहुत ही मार्मिक घटना इसके अंदर होती है। महादेवी वर्मा ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक गाय के प्रति उन्होंने जो संवेदनाएं दिखाने की कोशिश की गई है, तो उसी के लिए है। तो ये जो गोरा रेखा चित्र है, इसमें उस गाय का जो आंतरिक और बाह्य जो उसकी विशेषताएं हैं, उसका जो सौंदर्य है, वो इस पाठ के अंदर उन्होंने समझाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ जो सेकंड बुक है पीयूष प्रभा, उसका जो भी राइटर है उसके कवि परिचय के ऊपर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको केवल जो फर्स्ट बुक है आपकी सृजन, उसी में से कवि परिचय और लेखक परिचय याद करने हैं। इस बुक के लेखक परिचय आपको याद नहीं करने। फिर भी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि जो महादेवी वर्मा हैं, इनका जन्म 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ है। यानी कि ये जो महादेवी वर्मा हैं, इनके बारे में बात चल रही है, इनके जन्म के बारे में बात चल रही है। कब हुआ है? ये 1907 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन से जगह पर हुआ है? फर्रुखाबाद में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फर्रुखाबाद में। ठीक है। और इनका जो निधन है, अगर हम लोग बात करें तो इनका जो निधन है ये 1987 ईस्वी में इलाहाबाद में इनका निधन हुआ। और ये हिंदी साहित्य में छायावाद की एक महत्वपूर्ण कवयित्री है। छायावाद में 4 स्तंभ होते हैं। उन 4 स्तंभों में से जो एक स्तंभ है वो महादेवी वर्मा है। यानी कि इसे ऐसा भी आप समझ सकते हैं कि जो छायावादी युग हुआ है उसके अंदर 4 लेखक हैं। उन 4 लेखकों में एक लेखक जो है ये महादेवी वर्मा भी है, इनका नाम भी आता है। और इन्हें आधुनिक भारत की क्या कहा जाता है? मीरा भी कहा जाता है। जो ये महादेवी वर्मा है, इन्हें आधुनिक भारत की क्या कहा जाता है? मीरा भी कहा जाता है। इन्होंने संस्मरण, रेखा चित्र, बहुत सारी विधाओं के अंदर लेखन कार्य किया है। तो हम लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसमें महादेवी वर्मा में, लेकिन हम लोग गोरा जो रेखा चित्र है इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे कि इसके अंदर इन्होंने किस बात का वर्णन किया है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो गोरा रेखा चित्र है इसके अंदर जो महादेवी वर्मा है, उन्होंने गाय का जो अंतरंग और जो बाह्य सौंदर्य है उसके साथ मानवीय संवेदना का भी रेखांकन किया है। यानी कि इस रेखा चित्र में, यहां मैं नोट कर देता हूं, इस रेखा चित्र में गाय के बाह्य व अंतरंग यानी कि आंतरिक
अंतरंग का मतलब है आंतरिक। सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन किया है, या कह सकते हैं कि उसका चित्रण किया है। अब देखिए यहाँ जो गाय है वो किस तरह से महादेवी वर्मा के घर पर उसका स्वागत किया जाता है, किस तरह से घर के सारे लोग उससे मिल जाते हैं, फिर उसके साथ में किस तरह से क्रूरता होती है, ठीक है। ये सारी घटनाएं जो हैं हम लोग इस रेखा चित्र में, गोरा जो चैप्टर है इसमें पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों कि महादेवी वर्मा जो है इस रेखा चित्र को आरंभ करते हुए इस चीज़ की शुरुआत करती है कि जो गोरा है वो मेरी बहन श्यामा के घर में पली हुई, ठीक है ना, मेरे बहन श्यामा के घर में पली हुई एक बच्चिया है, ठीक है ना। और जो मेरी बहन श्यामा है वो हमेशा इस बात में आगे रहती है कि वो किसी चीज़ को जब समझाती है उपदेश के रूप में तो उसको सुनने वाला व्यक्ति तत्काल क्या कर लेता है, मान लेता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो गोरा गाय है, गोरा एक गाय का नाम है और इसका गोरा नाम भी क्यों पड़ा, क्योंकि ये सफ़ेद रंग की है। आगे हम लोग इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो महादेवी वर्मा जो है ये इस चीज़ की शुरुआत करती है कि जो गोरा है वो मेरी बहन श्यामा के घर पली हुई बच्चिया थी और वह संधि का मतलब होता है किशोर अवस्था में पहुंची हुई, वह संधि में पहुंची हुई एक बच्चिया थी। एक दिन उन्होंने महादेवी वर्मा से कहा कि भाई तुम इतने सारे पशु पालती हो, पक्षी पालती हो, तो क्यों ना तुम एक गाय पाल लो, कुछ दूध का जो उपयोग है वो भी हो जाएगा। लेकिन जो महादेवी वर्मा हैं वो हमेशा इस चीज़ का विरोध करती थी कि खाने की सामग्री के उपयोग के लिए किसी पशु पक्षी का पालन करना ये उचित नहीं है। भाई बहुत सारे लोग जो हैं मछली, कुक्कुट, मुर्गे वगैरह पालते हैं तो उनका उद्देश्य जो रहता है कि वो उनको खाने के लिए उनका उपयोग करते हैं, और गाय को पालना भी और उसके दूध का उपयोग करना भी जो महादेवी वर्मा को वैसा ही प्रतीत हुआ। इसलिए जैसे ही महादेवी वर्मा को मछली, कुक्कुट और ये मुर्गी पालन करने वाले जो लोग हैं इनकी जब याद आती है तो उनका जो मन है विद्रोह करने लगता है। लेकिन महादेवी वर्मा क्या कहती है कि मेरी जो बहन है श्यामा, उनका जो उपदेश, जो उपयोगितावादी जो उनका उपदेश है वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली होता है कि सुनने वाला जो व्यक्ति होता है उसे तत्काल मान लेता है। जब मैंने गोरा को देखा तो मेरे मन की जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई और मैं उस गाय को अपने घर ले आई। अब यहाँ तक देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई महादेवी वर्मा जो है उसके मन में क्या दुविधा थी। उसके मन में ये दुविधा थी कि भाई खाने की किसी सामग्री को ध्यान में रख के, खाद्य सामग्री को ध्यान में रखकर किसी पशु पक्षी को पालना ये बिल्कुल उचित नहीं है। इसलिए उसके मन में दुविधा थी कि भाई गाय को मैं लेकर जा रही हूँ, मैं इसको पालूंगी तो इसका उद्देश्य वही होगा कि इसको दूध के उपयोग के लिए लेके जा रही हूँ। इसलिए उसका मन जो है दुविधा में आ जाता है, मैं लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। लेकिन जब महादेवी वर्मा ने उस गाय को देखा, उसके शरीर को देखा, उसके सौंदर्य को देखा, तो तत्काल उसकी जो दुविधा है वो निश्चय में बदल गई और उसे महादेवी वर्मा जो है अपने बंगले पर ले आई। अब देखिए बंगले पर जब लेके आई तो बंगले पर लाने के बाद परंपरा के अनुसार उस गोरा गाय का क्या किया गया, स्वागत किया गया। उस गोरा गाय का क्या किया गया, स्वागत किया गया। उसे क्या किया गया, उसे गुलाब यानी कि लाल और सफ़ेद गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई। अब ध्यान रख लेना क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कैसा आएगा कि जब गोरा गाय महादेवी वर्मा के बंगले पर पहुंची तो उसका जो स्वागत हुआ था वो किस ढंग से किया गया। तो ध्यान रख लेना कि उसे सफ़ेद और लाल गुलाब के फूलों की माला पहनाई गई, उसे रोली और केसर का क्या लगाया गया, तिलक लगाया गया, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और आटे का चौमुखी एक
दिया बनाकर और उसकी आरती उतारी गई और उसका नामकरण किया गया और उसका नाम रखा गया गौरांगनी अर्थात गोरा। उसका नाम क्या रखा गया? गौरांगनी अर्थात गोरा, सफेद रंग की होने की वजह से वो गाय। तो देखिए ये जो उसका स्वागत का जो विधि है वो आप लोगों को याद हो गई। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जब गोरा गाय महादेवी वर्मा के बंगले पर पहुंची तो किस रीति से, किस परंपरा से उसका स्वागत किया गया? तो आपने बताना है कि जब महादेवी वर्मा के घर गोरा गाय पहुंची तो वहां जो लोग रहते थे उनमें उसके प्रति अचानक से क्या श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया और उन्होंने उसके लिए सफेद और लाल गुलाब के फूलों की उसे माला पहनाई, उसे जो रोली और केसर जो होता है उसका तिलक लगाया गया, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और आटे का चौमुखी दिया बना करके और उसकी आरती उतारी गई और उसी समय उसका नामकरण किया गया गोरा अर्थात गौरांगनी। इस तरह वो अंदर गई। उसके बाद क्या होता है बच्चों? उसके बाद 1 साल बाद जो गोरा है वो एक बछड़े को जन्म देती है। 1 साल बाद जो गोरा है वो एक बछड़े को जन्म देती है। उसका बछड़ा जो होता है उसका जो रंग होता है वो लाल रंग का होता है, इसलिए उसके बछड़े का नाम क्या रखा जाता है? लाल मणि। उसके बछड़े का नाम क्या रखा जाता है? लाल मणि उसके बछड़े का नाम रखा जाता है। और इस तरह से वो गाय जब वहां पर पहुंचती है तो घर के अंदर एक दुग्ध महोत्सव आरंभ हो जाता है। तो यहां क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों, दूधो नाहो का जो आशीर्वाद है वो फलित हो गया। ये क्वेश्चन बनेगा कि दूधो नाहो का जो आशीर्वाद है वो फलित हो गया। कैसे हो गया? तो आपने बताना है कि जब गोरा गाय ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया तो जो गोरा गाय है वो रोजाना प्रतिदिन सुबह और शाम 12 सेर यानी कि 12 किलो जो है दूध देती थी। लाल मणि के लिए पर्याप्त दूध छोड़ देने पर भी घर के जितने भी बाल गोपाल या कुत्ते बिल्ली थे उनको पर्याप्त मात्रा में दूध मिल जाता था, फिर भी काफी मात्रा में क्या दूध बच जाता था। और इस तरह से जो वो कुत्ते बिल्ली जो उन्होंने महादेवी वर्मा ने पाल रखे थे वो दूध पीने के बाद में आनंद के साथ उछलते कूदते थे। इस तरह का जो माहौल होता था, इस तरह मानो वहां दूधो नाहो का जो आशीर्वाद है वो क्या हो गया था? फलित हो गया था, या दूधो नाहो या दुग्ध महोत्सव क्या हो गया था? आरंभ हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भाई दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया था, कैसे हो गया था? तो ये घटना आपको बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहां जब एक समस्या आई, समस्या क्या आई कि भाई अब दूध कौन निकालेगा? भाई गाय जो है उसने बछड़े को जन्म दिया, 12 किलो दूध देती है। अब दूध निकालने की एक समस्या आई कि भाई दूध कौन निकालेगा, क्योंकि घर में जितने भी काम करने वाले लोग थे वो दूध निकालना नहीं जानते थे। इसलिए महादेवी वर्मा ने इस समस्या का निदान कैसे मिला कि जो ग्वाला महादेवी वर्मा के घर में दूध देने के लिए आता था उस ग्वाले को उस गाय का दूध निकालने के लिए नियुक्त कर दिया। समझ में आई आप लोगों को बात कि इस समस्या का निदान कैसे पाया कि महादेवी वर्मा के घर में जो ग्वाला पहले दूध देने आता था उसी ग्वाले को उस गाय का दूध निकालने के लिए, दूध दोहने के लिए उसे नियुक्त कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से बात होती है। लेकिन वो क्या होता है कि जो वो ग्वाला होता है वह उस गाय को गुड़ में सुई मिलाकर, सुई लपेटकर और उसे खिला देता है, जिसकी वजह से वो गाय जो है क्या हो जाती है? बीमार हो जाती है, अस्वस्थ हो जाती है। महादेवी वर्मा जो है उसका इलाज कराने के लिए अनेक चिकित्सकों को, अनेक डॉक्टरों को वो बुलाती है और वह कानपुर से भी जो है डॉक्टर बुलाती है और कानपुर के जो डॉक्टर आते हैं वो भी वहाँ पर उसका इलाज होता है, एक्सरे कराया जाता है और एक नई बात निकल कर आती है कि किसी ने इसे जो गुड़ में
सुई मिलाकर खिला दी है। जब ये बात सामने आई तो महादेवी वर्मा को बड़ा दुख हुआ और उसे ऐसे लगा कि ये कैसा देश है हमारा, जहाँ गाय को पालने वाले जो लोग हैं वो उसे माता के समान मानते हैं और जो गाय है वो भी अपने पालक पर पूरा विश्वास करती है। फिर किस तरह ये लोग ईर्ष्यावश एक गाय जैसे पशु के साथ ईर्ष्या करके और उसे असमय मृत्यु का कारण बना देते हैं। ऐसा वो क्यों करते, उसे बड़ा दुख होता है। उसे रोजाना जो है इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसे सेब का रस पिलाया जाता है, ठीक है। और लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो गाय है वो बचती नहीं है। धीरे धीरे करके वो गाय जो है एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:30 बजे करीब वो जो ब्रह्म मुहूर्त में जो गाय है वो अपने प्राण त्याग देती है। उस समय महादेवी वर्मा के मुंह से एक वाक्य निकलता है, आहा मेरा गोपालक देश। यानी कि इस वाक्य के अंदर एक करुणा और वेदना का भाव छिपा हुआ है, क्योंकि जिस समय उस गाय को गंगा में प्रवाहित करने के लिए ले जाया जाता है तो उस समय उनका जो बछड़ा है लाल मणि वो उसे भी एक खेल समझ करके और उछल कूद कर रहा होता है। उस समय महादेवी वर्मा के मुख से ये वाक्य निकलता है, आहा मेरा गोपालक देश। क्योंकि उस समय महादेवी वर्मा को बहुत ही करुणा और वेदना जो है अनुभव होती है कि उसका बालक जो देखो किस तरह उछल कूद कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं है उसकी माता का क्या हो गया है, देहांत हो गया है। तो उसे करुणा और वेदना जो है अनुभव होती है और उसे लगता है कि इस भारत देश में जहां गाय को माता का दर्जा दिया जाता है, जहां गाय को पालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी ईर्ष्यावश उसे मार देते हैं, तो कैसा ये गोपालक देश है ये मेरी समझ में नहीं आता। तो इस तरह से ये जो गोरा चैप्टर है ये बहुत छोटा सा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे। इसको हम लोग ज़्यादा नहीं खींचने वाले, ज़्यादा वीडियो नहीं बनाने वाले, इसी एक वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको स्टोरी समझाई है, अब मैं आपको ये पूरा चैप्टर रीडिंग करके और इसमें जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चनों का जो उत्तर आएंगे बच्चों वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। और बोर्ड में इस चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावना किन किन क्वेश्चनों की है, उनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो एक निवेदन यही है कि आप लोग बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ध्यान से सुनते हुए चलें। तो चलिए देखते हैं। आप सभी अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए बच्चों, अपनी बुक निकाल लीजिए, पेंसिल या पेन जो भी है वो अपने साथ रखें और जो भी कठिन शब्द आएंगे, जो बात आएगी वो हम लोग नोट डाउन करते हुए चलेंगे और बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ ये परिचय जो है ये मैं आप लोगों के सामने नहीं पढ़ रहा हूँ, हम लोग पाठ परिचय से पढ़ना शुरू करेंगे। कवि परिचय आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। पाठ परिचय के अंदर देखो गोरा रेखा चित्र में गाय के अंतरंग व बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन किया गया है। इसमें गाय का घर में आगमन, उसका स्वागत, लेखिका के ममत्व, ममता, उसकी रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। अंतिम जो वाक्य, बेटा जब क्वेश्चन आएगा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कर लेना आप लोग, आहा मेरा गोपालक देश, ये वाक्य महत्वपूर्ण है। अगर बोर्ड में कोई क्वेश्चन बनता है तो इस वाक्य को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। 99% पूरी संभावना रहती है बच्चों। तो आप लोग ये लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, आहा मेरा गोपालक देश संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है, तो मानवीय संवेदना जो होती है वो तड़प उठती है। मानवीय जो संवेदनाएं हैं वो तड़पने का मतलब है कि किस तरह से ग्वाले ने अपनी ईर्ष्या की वजह से इस गाय को असमय मृत्यु के घाट उतार दिया। और उस बछड़े की क्या गलती है, उसे तो मालूम भी नहीं है कि उसकी माता जो है मर गई है। इस तरह करुणा और वेदना जो है उमड़ आती है और उसी समय ये शब्द निकल आते हैं, आहा मेरा गोपालक देश। तो इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान से समझिए, गोरा मेरी बहन के घर पली हुई
गाय की वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। अब वय संधि का मतलब होता है किशोर अवस्था, ठीक है। जो गाय वय संधि तक पहुंची हुई बछिया थी, उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। अन्य गाय के जो बछड़े थे या गाय के जो बच्चे थे उनसे ज़्यादा विशिष्ट हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत प्यार से, लाड से, दुलार से पाला गया था। और यही कारण है कि जो गाय गोरा है वो गाय के जो अन्य बछड़े थे या अन्य बच्चे थे उनसे कुछ ज़्यादा ही वो विशेष हो गई थी। बहन ने एक दिन मुझसे कहा, बहन ने मुझसे एक दिन कहा, भाई तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में, अपने व्यवहारिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है और बचपन से उनकी कर्म निष्ठा तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है, विशेषकर मेरी तुलना में। यानी कि घर में दो बहनें हैं, लेकिन महादेवी वर्मा ये कह रही है कि मेरी जो बहन है उसकी जो व्यवहारिक बुद्धि है, यानी कि जीवन में कैसे सरवाइव करना है, इस चीज़ को लेकर उसकी बुद्धि बहुत तेज है, विशेषकर मेरी तुलना में, ठीक है। और यदि मेरी बहन किसी बात को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ में अगर वो कुछ कहती है तो उनका जो विचार है एक संक्रामक रोग के समान, जैसे ये संक्रामक रोग चल रहा है ना इस समय, कोविड-19, तो ऐसे ही उनके जो विचार हैं वो एक संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल तुरंत ही क्या कर देता है, प्रभावित कर देता है। और आश्चर्य नहीं है, इसमें आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि मैं तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया था। यानी कि उस दिन उन्होंने मुझसे जो बात कही और जो उपयोगितावादी बातें बताई, उसका नतीजा ये रहा कि मैं उस काम को करने के लिए क्या हो गई, तैयार हो गई। लेकिन खाने की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी को पालना मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि के पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। ये एक लाइन अंडरलाइन कर लेना, ये भी क्वेश्चन है कि बकरी, कुक्कुट, मछली आदि के पालने के उद्देश्य को ध्यान में रखते ही कवयित्री महादेवी वर्मा जो है लेखिका, उनका मन विद्रोह क्यों करने लगता है? तो उनका मन इसीलिए विद्रोह करने लगता है कि खाने की किसी भी समस्या का निदान करने के लिए पशु पक्षियों को पालना और उनकी हत्या करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जब उस लेखिका को ये चीज़ें ध्यान आती तो उसका मन विद्रोह करने लगता है, और इसी तरह गाय को पालना भी एक तरह से उसी तरह उन्हें लगा। इसलिए महादेवी वर्मा के मन में एक दुविधा रहती है कि मैं गाय को लेकर जाऊं या ना जाऊं। लेकिन उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, उस दिन मैंने ध्यान से गोरा को देखा। अब ये विशेषताएं आ रही हैं, ये अंडरलाइन कर लेना। आपसे पूछा जाएगा कि जो गोरा गाय है उसके बाह्य सौंदर्य, उसके बाहरी जो सुंदरता है उसकी विशेषताएं बताइए। तो ये क्या बता रहा है? पुष्ट लचीले पैर, उसके मजबूत पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, लंबी सुंदर गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप का मतलब है चमक, मानो गाय को इटालियन मार्बल से तराश कर और उस पर चमक दी गई हो। समझ में आए ना? तो ये विशेषताएं आप ध्यान रखेंगे कि जो गोरा है उसकी बाह्य सौंदर्य के बारे में जो बातें लेखिका ने बताई उसे अपने शब्दों में लिखें या उनका वर्णन कीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे कि जो गोरा गाय है उसके बाह्य सौंदर्य का वर्णन करते हुए लेखिका बताती है कि पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अध खुली पंखड़ियों जैसे कान, ठीक है, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। स्वस्थ पशु के रोमों
ठीक है, ये लाइन ध्यान रख लेना, क्वेश्चन आएगा बच्चों। स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है कि जो पशु स्वस्थ होते हैं, ठीक है, उनके जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, रोम का मतलब है बाल, जो अपने ये रोम छिद्र कहलाते हैं, उनके जो रोम होते हैं, बाल होते हैं, उनमें एक विशेष चमक होती है, विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता को देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर, उसके बालों पर अबरक का चूर्ण मल दिया गया हो, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता, जिधर प्रकाश पड़ता था, उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। इतनी सफ़ेद थी, इतनी चमक रही थी, उसके बाल बिल्कुल ऐसे स्वस्थ पशु थे, इसलिए उसमें चमक थी। गोरा को देखते ही मेरी पालने के संबंध में जो दुविधा थी वो निश्चय में बदल गई। तो ये क्वेश्चन आएगा, भाई महादेवी वर्मा के मन में क्या दुविधा चल रही थी? तो महादेवी वर्मा के मन में दुविधा चल रही थी कि भाई खाने की किसी भी समस्या का निदान करने के लिए कभी भी पशुपालन नहीं करना चाहिए। उन्हें उन लोगों की जब याद आती है कि जो मछली, कुक्कुट, ठीक है, इत्यादि का पालन करते हैं, तो उन लोगों का याद आते उस लेखिका का जो मन है विद्रोह करने लगता है। लेकिन महादेवी वर्मा ने जैसे ही गाय को देखा तो उसकी दुविधा जो है निश्चय में बदल गई और उसे अपने घर ले आई। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची, अब बता रहे देखो इसका स्वागत किस विधि से किया गया। जब गाय मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ आया। उसे लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दिया जलाकर उसकी आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गोरा। अंडरलाइन कर लेना ये भी बात, ठीक है, उसका नामकरण हुआ गौरांगनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी, देखो उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में, उसकी बड़ी चमकीली आंखें, जब उसके अंदर आरती के वो दिए जल रहे थे तो वो ऐसे प्रतिफलित हो रहे थे कि मानो किसी काली लहर पर कई दियों के जलने का भ्रम होने लगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। ऐसे जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित बहा दिए हों। ये लाइन समझ में आ रही है? इसका मतलब है जब आरती उतार रहे हैं तो वो जो दिए की जो लो है वो उसकी आंखों के अंदर दिखाई दे रही है। तो लेखिका इस बात का वर्णन ऐसे कर रही है कि वो उस समय ऐसे लग रही है मानो रात में किसी ने काली लहर पर एक साथ अनेक दिए प्रवाहित कर दिए हों, इस समय वो ऐसी लग रही थी। गोरा वास्तव में बहुत प्रियदर्शनी थी, विशेषकर उसकी काली बिलोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांधकर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए मुख पर आंखें जो हैं बर्फ में नीले जल के कुंड के समान लगती थी। ये कहना चाह रहे हैं कि जो गाय का चौड़ा लंबा माथा है उसके ऊपर उनकी जो दो आंखें हैं, ठीक है ना, वो ऐसे लग रहे हैं कि बर्फ में, उसका जो सफ़ेद चौड़ा माथा हो गया बर्फ हो गया, उस बर्फ में दो नीले जल के क्या हों, कुंड हों, वो ऐसे दिखाई देता है। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें जो हैं बर्फ में नीचे जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय ना होकर एक आत्मीय विश्वास रहता है। देखिए यहीं से जुड़ते चलेंगे हम लोग कि जो गाय है उसकी आंखों में हमेशा एक विश्वास रहता है कि जो व्यक्ति उसे पाल रहा है वह कभी भी उसका नुकसान नहीं करेगा, वह अपने पालक पर हमेशा एक विश्वास रखती है। तो कहती है कि जो हिरण होता है उसकी आंखों में हमेशा एक आश्चर्य होता है, विस्मय होता है, जबकि जो गाय है उसकी आंखों में एक आत्मीय विश्वास भरा रहता है।
उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं बल्कि निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का जो स्थान है ना विस्मय ले पाता है और ना ही आतंक यानी कि डर ले पाता है। यानी कि उसे मृत्यु तक प्राप्त होती है लेकिन फिर भी उसकी आंखों में विश्वास के स्थान पर कभी विस्मय और आतंक दिखाई नहीं देता है। महात्मा गांधी जी ने कहा गाय करुणा की कविता है। क्यों कहा? यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। अब ये भी अंडरलाइन कर लेना, ये भी एक क्वेश्चन है। गांधी जी ने गाय करुणा की कविता ऐसा क्यों कहा? तो आपने बताना है कि जो गाय है उसकी आंखों में हमेशा एक विश्वास रहता है कि उसका जो पालक है, पालने वाला है, वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। और हमेशा एक करुणा ममता का भाव उसकी आंखों में हमेशा दिखाई देता है, ठीक है। इसीलिए वहाँ जो है गाय करुणा की कविता ये कही गई है बात। गोरा की अलस मंथर गति, अलस मतलब आलस्य से युक्त जो मध्यम गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तेज गति में सौंदर्य है किंतु वह मंथर गति के मंद गति के सौंदर्य को नहीं पाता। भाई बाण की जो तीव्र गति है, बाण की जो तेज गति है, वो क्षण भर के लिए आपकी दृष्टि को चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, किंतु जो मंद समीर है, हल्की हल्की हवा जब बहती है तो वह फूल का अपने व्रंत पर, फूल का अपने डाली पर, व्रंत का मतलब लिख लीजिए डाली, अपनी डाली पर जब होले होले धीरे धीरे हिलना एक दृष्टि का उत्सव है। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गाय है उसकी चाल बिल्कुल धीमी गति से है, ठीक है, उसकी आंखों में विश्वास है, ये बताना चाह रहे हूँ। कुछ ही दिनों में यह सबसे इतनी हिल मिल गई कि यह अन्य पशु पक्षी जो थे उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए थे। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। हम सबको यह आवाज़ से ही नहीं बल्कि पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक ज्ञान हो गया उसको कि वह मोटर यानी कि गाड़ी जैसे फाटक में प्रवेश करती थी तो वह बाँ बाँ की ध्वनि से हमें पुकारने लगती थी। चाय, नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित हो गई थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के बाद वह रंबा रंबा कर घर सिर पर उठा लेती थी, ठीक है। तो इस तरह से वो बताती है कि जो गाय है सभी जो पशु पक्षी थे उनसे बहुत ज़्यादा मिलजुल गई थी। जो कुत्ते बिल्ली थे वो उसके पैरों के पास आकर बैठ जाते थे। पक्षी जो है उसके माथे पर बैठ के उसकी आँख कान जो है खुजलाते रहते थे। सबके साथ एक आत्मीय सा लगाव हो गया था, सभी को वह पहचानने लगी थी, ठीक है। खाने का, चाय का, नाश्ते का जो भी समय था उनसे सब परिचित हो गई थी। वह महादेवी वर्मा को उसके पैरों की आहट से जानने लग गई थी। जैसे ही महादेवी वर्मा की गाड़ी फाटक में प्रवेश करती थी वो बाँ बाँ करके उसे आवाज़ देने लगती थी, रंबा रंबा कर सारे घर को सिर पर उठा लेती थी। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव एक मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। जैसे हम किसी मनुष्य के साथ अपनेपन का व्यवहार करते हैं उसी तरह वह जो गाय है वह भी हमसे अपनापन चाहती थी। निकट जाने पर जब मैं उसके पास जाती थी तो वह सहलाने के लिए मेरी गर्दन, खुद की जो गर्दन है मेरी ओर बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, किंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में हमेशा तैरती रहती थी। 1 वर्ष के बाद में गोरा ने एक पुष्ट सुंदर वत्स यानी कि बछड़े की माता बनी। वत्स अपने लाल रंग के कारण गैरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। गैरू जो होता है, गैरू रंग का एक पुतला बना दिया हो, वो गैरू के पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर
पान के आकार का एक सफ़ेद तिलक और चारों पैरों में जो खुर होते हैं, चारों पैरों में जो खुर होते हैं, खुरों के ऊपर सफ़ेद वल्ले, सफ़ेद एक लाइन थी चारों खुरों पर। ऐसे लगते थे मानो गैरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो और बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। किंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहते थे, जब दोनों साथ रहते थे तो हिम राशि और जलते हुए अंगारे का स्मरण कराते थे। हिम राशि मतलब गोरा जो गाय थी वो सफ़ेद थी और जो लाल मणि था वो कैसा था, लाल था। तो वो बर्फ़ और जलते हुए अंगारे का स्मरण कराते थे। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया, ये भी अंडरलाइन कर लो, दुग्ध महोत्सव आरंभ हो गया। गोरा प्रातः साय 12 सेर के लगभग दूध देती थी, 12 किलो दूध देती थी। अतः लाल मणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के जो बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नहाओं का आशीर्वाद फलित होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते थे। अब ध्यान रख लेना यहाँ पर कि कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर दिया। जैसे दुग्ध दोहन का समय होता था तो सब गोरा के सामने एक पंक्ति लगाकर बैठ जाते थे और जो महादेव होता था वह उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता था। किसी विशेष आयोजन पर जैसे अतिथियों को आमंत्रित करते हैं, उन्हीं के समान वह अपनी शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते थे। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता था, जिसे पीने के बाद वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता उनका एहसान मानते थे। ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदते थे लगते थे। जब तक वे सबे चले न जाते, गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती थी। जिस दिन उनके आने में विलंब होता था वह रंबा रंबा कर मानो उन्हें पुकारने लगती थी। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या जो थी वो कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में जो नागरिक थे वो तो दोहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे भी अनअभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व पहले जो ग्वाला दूध देने आता था, जब उसने इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। 2-3 महीने के बाद गोरा ने चारा दाना खाना बहुत कम कर दिया। वह लगातार कमज़ोर और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि के द्वारा उस रोग का निदान उपाय जो है खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई जो है गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। अंडरलाइन कर लो, ये भी क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा को कष्ट और आश्चर्य की अनुभूति क्यों हुई। ठीक है, कि उस गाय को सुई किसने खिलाई होगी। इस चीज़ को लेकर सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है। भाई दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर ने उत्तर जो दिया था उससे ज्ञात हुआ कि दाना चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में ही छिदकर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गली के नीचे उतर जाती है और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच जाती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना करना भी मेरे लिए संभव नहीं था। कौन सा हुआ कि प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है गाय का आना सहन नहीं कर पाते और अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर और उसकी असमय मृत्यु क्या कर देते, निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से क्या हो गया, अंतर ध्यान हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे अगर वो उपस्थित होता भी तो किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ।
जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर जाता है, डर जाता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेब का रस पिलाया जावे तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। अतः नित्य रोजाना कई सेर किलो सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता और शक्ति के लिए, उसकी ताकत के लिए उसे इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए जो इंजेक्शन होते हैं वो सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर के दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया जैसी यातना में हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो महादेवी वर्मा ये कहती है, यह जो गाय है गोरा, वो अंदर और बाहर दोनों की पीड़ा को चुपचाप सहन कर रही थी। कैसे? तो भाई अंदर तो वो सुई की पीड़ा, सुई की चुभन, और बाहर वो इंजेक्शन, कड़वी दवाइयाँ जो दी जा रही थी, उस पीड़ा को सहन कर रही थी। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लाल मणि बेचारे को तो माँ की जो बीमारी है और आसन्न मृत्यु, असमय जो मृत्यु है, उसका बोध ही नहीं है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे बिल्कुल भी रुचता नहीं था, अच्छा नहीं लगता था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे आज तक स्मरण नहीं है। इतनी हष्ट पुष्ट सुंदर दूध के समान उज्जवल पयस्वनी गाय, दूध देने वाली गाय, अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, ये सोच करके भी मुझे आंसू आ जाते हैं। लखनऊ और कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, कहाँ से और बुलाए थे उन्होंने विशेषज्ञ? लखनऊ और कानपुर आदि नगरों से पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, किंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही व्यक्ति जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ो। मतलब ये बात तो वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठा हो जिसकी मौत आने वाली है, जो कैंसर से पीड़ित हो या किसी ऐसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हो जिसकी मृत्यु निश्चित है। वही इस दर्द को समझ सकता है, तिल तिल करके मरना क्या होता है। ठीक है, जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। अब मेरी एक इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान हमेशा की तरह मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाहाँ पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेध कर बंद कर दिया। गौरांगनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लाल मणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आहा मेरा गोपालक देश। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पढ़ लिया है। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो जाने चाहिए। भाई गाय करुणा की कविता कथन किसने है?
किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है, बता दोगे। गोरा की मृत्यु किससे हुई थी? सुई खिलाने से हुई थी। गोरा के पुत्र का नाम क्या है? लालमणि था। स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? उसमें चमक होती है। लेखिका ने किस समस्या के समाधान के लिए ग्वाला की नियुक्ति की? गोरा के दुग्ध दोहन के लिए। ठीक है, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है लेखिका की, यानी कि गोरा की मृत्यु की बातें जब सोचती है तो उसका मन सिहर उठता है। गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया, ये बता देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे देखिए, ये गोरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शने थी। कथन के आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की विशेषता बतानी है। पुष्ट लचीले पैर, जो ये बातें आई थी पैराग्राफ, वो बतानी है। अब हमारे घर में दुग्ध महोत्सव प्रारंभ हुआ, ये भी आपको आता है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन सारे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कठिन नहीं है। इस चैप्टर को आप जब ढंग से सुनेंगे, इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं अगली बार नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।